हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज हमने टॉपिक लिया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आज हम जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में लाया गया। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो यू आर ऑल वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। आज जो हमने टॉपिक लिया है इंडियन पॉलिटी में वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आज हम जानेंगे कि ये जो एक्ट है इसके क्या मेन फीचर्स हैं, जब इस एक्ट को 2019 में लाया गया तो उससे जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या चेंजेस आई, इन चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये सभी उन एस्पायरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपीयर होने वाले हैं। आई होप कि ये लेक्चर देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। सो बिफोर वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसको लेके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एनेक्टमेंट यानी ये कब लाया गया, ये लाया गया था 5 अगस्त 2019 को। इस डेट को आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है तो ये कब लाया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 5 अगस्त 2019 को। और ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। और किसने इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारे देश के ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद दूसरी डेट जो आपने इसमें याद रखनी है वो है कि 9 अगस्त 2019। ये इम्पोर्टेंट डेट क्यों है, इस दिन जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस बिल पे साइन किया। यानी जब भी कोई बिल पहले लोकसभा से पास होता है फिर राज्यसभा से पास हो, या राज्यसभा से पहले पास हो जाए या लोकसभा, यानी दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउस से जब कोई बिल पास होता है उसके बाद उस पे उसको जो प्रेसिडेंट है वो भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को। और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं और वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। तो 9 अगस्त की डेट को याद रखना है। इस दिन जो देश के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस बिल पे साइन किया था। उसके अलावा तीसरी डेट इसमें आती है कि इफेक्टिव, ये इफेक्ट कब से आया, ये आया 31 अक्टूबर 2019 से। यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये कब से इम्प्लीमेंट हुआ 31 अक्टूबर 2019 से। इसको हम नेशनल यूनिटी डे भी कहते हैं। तो ये तीनों डेट्स को आपने याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाने का। इसका प्राइमरी जो मोटिव था वो था कि जो पहले जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज स्टेट होती थी जम्मू एंड कश्मीर, उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। पहला तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा लद्दाख। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया। लद्दाख में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट लेह और डिस्ट्रिक्ट कारगिल। तो ये लद्दाख में दो डिस्ट्रिक्ट आते हैं और बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो किसका हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। तो ये तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। उसके अलावा अपने स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो इसके टोटल 103 सेक्शंस हैं, 14 पार्ट और 5 शेड्यूल्स हैं। तो इनको आप याद रखिए। तो ये किसकी बात हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 की। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कौन कौन से बदलाव हुए इस एक्ट के आने के बाद। तो पहली तो बाइफर्केशन, यानी जो पहले जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी उसको स्प्लिट किया गया, दो यूनियन टेरिटरीज में स्प्लिट किया गया। पहली होगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा हो गया लद्दाख। पहला तो ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये रही कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसमें बनाई गई लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसकी जो अभी करंट स्ट्रेंथ है 90 है, यानी 90 एमएलए जो है हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। जबकि लद्दाख में क्या है, वो भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ इसमें ये हुई कि दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं दे आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और किसके जरिए एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू जो है प्रेसिडेंट इनको एडमिनिस्टर कर रहा है। उसके अलावा एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जम्मू एंड कश्मीर जो एक फुल फ्लेज स्टेट थी उसमें होता था अपर हाउस भी। आज भी
इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे अपर हाउस है, जैसे बिहार है वहाँ पे भी अपर हाउस है, और भी बहुत स्टेट्स हैं जहाँ पे अपर हाउस अभी भी है। तो ऐसी कुछ स्टेट्स थी, उनमें जम्मू कश्मीर भी था। तो जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया उसके बाद जो अपर हाउस था यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको एबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। तो ये तो थी कुछ की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, यानी क्या क्या बदलाव लाए गए इस एक्ट के ज़रिए। आगे हम चलते हैं। अब इसमें आता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आज इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। तो इसका गवर्नेंस मॉडल क्या है? तो गवर्नेंस मॉडल क्या है इसका? आर्टिकल 239 ए, जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसको गवर्न किया जा रहा है आर्टिकल 239 ए के तहत, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है। और अभी इस आर्टिकल के तहत एक और यूनियन टेरिटरी है जिसको गवर्न करते हैं, वो है पुडुचेरी। कंपोजिशन, तो ये जो जम्मू कश्मीर यूटी है इसका कंपोजिशन कैसा है? टोटल सीट इंक्रीज फ्रॉम 107 टू 114 फॉलोइंग डिलिमिटेशन, यानी पहले यहाँ पे 107 सीटें होती थी। अभी जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, तो जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी हो गई है अब? 107 से बढ़ के 114। और वो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी हम लास्ट पे पढ़ेंगे कि उसको चेयरमैन जो थे उसके कौन थे और उनकी क्या रिकमेंडेशन थी। अब इसमें क्या है? 90 सीट्स फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। देखो 90 सीटें तो होगी डायरेक्ट इलेक्शन से, जो चुन के आएंगे। पहले कितनी होती थी? पहले होती थी 83। अभी कितने आते हैं चुन के? 90 आते हैं चुन के। अब ये जो 24 हैं, अभी टोटल स्ट्रेंथ तो 114 है, उसमें से 90 चुन के आए। जो ये 24 हैं ये किसके लिए हैं? ये हैं 24 रिमेन वैकेंट फॉर POJK, यानी 24 सीटें वो हैं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है उसके लिए रिजर्व रखी गई हैं, जो पाकिस्तान के कब्जे में जो हिस्सा है इलीगल तौर पे, तो उसके लिए 24 सीटें वहाँ पे रखी गई हैं। उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एम्पावर है, यानी किसी भी मैटर पे वो लेजिस्लेट कर सकती है। कोई भी मैटर है उस पर कानून बनाया जा सकता है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो पब्लिक ऑर्डर और है पुलिस, यानी इन दो के अलावा कोई भी मैटर हो उस पर यहाँ की जो असेंबली है वो एम्पावर है, उसके पास पूरे पावर्स हैं कि वो कानून बना सकती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं हम लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म की। अब इसमें कुछ लीगल रिफॉर्म भी हुए और जुडिशियल, लीगल और जुडिशियल रिफॉर्म क्या थे उनके बारे में हम जानते हैं। लीगल रिफॉर्म और जुडिशियल रिफॉर्म क्या क्या थे उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हम जानते हैं लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म। अब ये लीगल रिफॉर्म यहाँ पे क्या क्या हुए हैं और जुडिशियल रिफॉर्म इसके बारे में हम जानते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज, तो सबसे पहले 106 से ज़्यादा सेंट्रल लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, यानी बहुत सारे ऐसे पहले लॉज थे जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। जब ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ उसके बाद बहुत सारे सेंट्रल लॉज जो हैं डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, जैसे IPC, इंडियन पिनल कोड, CPC, उसके अलावा राइट टू एजुकेशन, अभी तो ये चेंज हो गया, BNS के तहत होती है कोई भी कार्रवाई। तो राइट टू एजुकेशन पहले डायरेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता था, अभी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सी चीज़ हुई? रिपील ऑफ स्टेट लॉज, 153 जो स्टेट लॉज थे उनको हटाया गया। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनको मॉडिफाई भी किया गया। वो कितने लॉज हैं? 166 से ज़्यादा लॉज हैं जिनको या तो मॉडिफाई किया गया और 153 तो ऐसे हैं जिनको हटाया गया। उसके बाद आती है बात हाई कोर्ट की। अब दो यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी, दोनों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट आज भी है, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। और जो एडवोकेट जनरल होगा वो जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए अलग होगा, एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है? वो स्टेट या यूटी जो होती है उनको रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में सरकार की तरफ से। ओके, तो ये तो हो गए कुछ लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म। लीगल मतलब कानूनी कौन कौन से रिफॉर्म हुए, यानी RPC पहले होता था, रेनबिल पिनल कोड, और अभी IPC होता है। तो कुछ अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम जाएं कि जब आज़ादी हुई थी 1947 में, उस टाइम जो था जम्मू एंड कश्मीर वॉज ए प्रिंसली स्टेट, राइट, वो एक प्रिंसली स्टेट थी। और उस वक्त के महाराजा हरी सिंह ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। जब जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को लेके कुछ खास चीज़ें जम्मू कश्मीर को दी, जिसमें आर्टिकल 370 और 35A था, यानी 370 आर्टिकल जो था वो एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, और 35A जो है वो लाया गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था 1954 में जो लाया गया था। तो ये दोनों जो आर्टिकल्स थे ये कुछ खास चीज़ें जम्मू कश्मीर को देते थे, जैसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, और उसके अलावा बहुत सारे सेंट्रल लॉज जो थे वो डायरेक्ट स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थे कुछ चीज़ों को लेके ही लॉज बना सकती थी, जैसे कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, इन चीज़ों पे लॉ बना सकती थी, लेकिन बाकी चीज़ों पे नहीं बना सकते थे। और इसी तरीके से 35A का ये मतलब होता था कि जो यहाँ की जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी या लेजिस्लेटर है, वो डिफाइन करता था कि परमानेंट रेजिडेंस कौन होगा। फिर उनके लिए कुछ अलग से उनके लिए कुछ लॉज थे जो स्पेशली यहाँ के लोगों के लिए थे, लाइक लैंड्स, ज़मीनों को लेके यहाँ के लोगों का राइट था कि बाहर का कोई यहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकता, या जॉब्स वगैरह को लेके कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स जो थे वहाँ यहाँ के लोगों को दिए गए थे। तो ये चीज़ें थी 2019 से पहले, यानी बिफोर एब्रोगेशन ऑफ दिस आर्टिकल 370 एंड 35A। आगे हम चलते हैं। अब आते हैं हम सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ JKUT। अब यहाँ पे जो सीट्स हैं उनका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो लोकसभा की यहाँ पे कितनी सीटें हैं, लोकसभा की टोटल अगर बात करें हम तो 6 सीटें हैं, 1 सीट लद्दाख के लिए और 5 जो हैं वो हैं जम्मू के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए। और जहाँ तक राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए 4 सीटें हैं, और वो चारों कहाँ से आती हैं, वो आती हैं JKUT से, यानी लद्दाख से राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं है। ये तो होगी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। अब आते हैं हम इसके अमेंडमेंट्स पे। देखिए, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया, उसके बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ बदलाव किए गए। तो सबसे पहले कौन सा बदलाव किया गया, सबसे पहले बदलाव किया गया यहाँ पे कि जब जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेज स्टेट थी, तो जम्मू कश्मीर में IAS, IPS और IFS इनको लेके एक कैडर होता था अलग से। IAS, IPS और IFS का एक अलग से कैडर होता था। उस कैडर को मर्ज कर दिया गया, किसके साथ मर्ज कर दिया, उसको मर्ज कर दिया AGMUT के साथ, यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी के साथ मर्ज किया गया। तो पहला तो ये अमेंडमेंट लाया गया, यानी इसमें जो चेंज किया गया। दूसरा क्या था, 2023 में एक और बदलाव किया गया, amended the number of legislative seat to 90 excluding 24 for POK and introduced nomination for Kashmiri migrant and displaced persons। जो टोटल सीट्स की जो स्ट्रेंथ थी वो 90 फिक्स की गई लेजिस्लेटिव असेंबली में, 24 जो है वो रिजर्व हुई पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए, और इसमें नॉमिनेशन ये रखा गया कि कुछ कश्मीरी पंडित्स की नॉमिनेशन भी होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और डिस्प्लेस्ड पर्सनस, ये डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन से हो गए, ये वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर से तब के थे, 1947 की जो बात थी तो तब के, तो उनके लिए कुछ ना कुछ नॉमिनेशन होना चाहिए। इस चीज़ को लेके अमेंडमेंट हुआ। अगला, अब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा इसका, पहला तो ये कि डोमिसाइल लॉज जो थे वो चेंज हो गए। अभी का क्या डोमिसाइल लॉ है आज के, redefined to allow Indian citizen residing for 15 years or student for 7 year to be eligible for government jobs। अगर यहाँ पे कोई भी बाहर का बंदा 15 साल तक रहता है या कोई स्टडी करता है 7 साल तक, तो वो जो है स्टूडेंट एलिजिबल होता है किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पे। दूसरी चीज़, लैंड ओनरशिप प्रोहिबिटेशन ऑन लीजिंग और परचेजिंग लैंड बाय नॉन रेजिडेंट्स हैव बीन लिफ्टेड। पहले ऐसा होता था कि जो नॉन रेजिडेंट्स होते थे, जो बाहर के लोग होते थे, वो यहाँ पे कोई ज़मीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, राइट, तो या लीज पे नहीं रख सकते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन अभी की डेट में वो कानून जो थे वो हटा दिए गए हैं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए वो कानून जो है वो हटा दिया गया। उसके बाद अगर हम GDP की बात करें तो जम्मू कश्मीर की GDP में काफ़ी बदलाव आया 2019 के बाद, और ऐसा माना गया कि जो सरकारी हमारे पास आंकड़े हैं तो 2023 में 2 करोड़ से भी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए। ओके, ये तो हो गया सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आगे हम बात करते हैं मैंडेटरी वुमेन रिजर्वेशन 2023। इसमें क्या था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 इंट्रोड्यूस लैंडमार्क जेंडर कोटा। तो ये बात करता है यहाँ पे जेंडर कोटा की। जेंडर कोटा क्या है कि 1/3
वन थर्ड रिजर्वेशन रिजर्व 33% ऑफ ऑल इलेक्टेड सीट्स फॉर वुमेन इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एक थर्ड, वन थर्ड जो है सीट्स किसके लिए रिजर्व की जाएंगी, वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएंगी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। इम्प्लीमेंटेशन, ये कानून कब से इम्प्लीमेंट होगा, द रिजर्वेशन विल टेक इफेक्ट आफ्टर पब्लिशन ऑफ सेंसस कंडक्टेड आफ्टर द एक्ट कमेंसमेंट फॉलोड बाय डिलिमिटेशन प्रोसेस, यानी पहले सेंसस होगा, देखिए जो अभी होने जा रहा है, अभी डेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाल दी है उसकी, तो ये शुरू हो जाएगा आई थिंक 2027-28 तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये जो 33% रिजर्वेशन है वुमेन्स को लेके, तो ये 2029 के बाद इम्प्लीमेंट हो सकती है। ओके, अगला, अब जुलाई 2024 में कुछ और बदलाव किए गए ट्रांजिशन रूल जम्मू एंड कश्मीर में। तो इसमें क्या बदलाव किए गए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, और उनकी जो अथॉरिटी थी पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को लेके, उसको और बढ़ाया गया। और उसके अलावा जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो डायरेक्टली ये किसके कंट्रोल में आता है, वो डायरेक्टली कंट्रोल में आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के कंट्रोल में आता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे एडवोकेट जनरल की अपॉइंटमेंट करनी हो या कुछ लॉ ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करनी होगी, वो कौन कर सकता है, वो हो सकती है सबसे पहले जो यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जब वो अप्रूव करेंगे उस लिस्ट को तब जाके उनकी अपॉइंटमेंट्स ली जाएंगी। यानी अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके, पुलिस को लेके, एंटी करप्शन ब्यूरो को लेके, या कोई फाइनेंशियल बिल लानी हो उसको लेके, जो यहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनकी जो पावर होगी वो फाइनल होगी, यानी फाइनल अथॉरिटी उनकी होगी। बाकियों पे लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर फाइनल होगी। अब है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सिविल सर्विस कैडर, ये हमने पहले पढ़ लिया कि जो यहाँ का जम्मू कश्मीर का जो सिविल सर्विस कैडर था उसको मर्ज किया गया AGMUT के साथ, तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ और रहती है, इसमें रहती है बात डिलिमिटेशन कमीशन की। देखिए जब ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तो उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, ताकि जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं उनको रीड्रॉ किया जाए, पार्लियामेंट की सीटें हैं उनको भी रीड्रॉ किया जाए। तो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन सरकार को कब दी, मई 2022 में उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जो थी सरकार को दी, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी। तो इसमें क्या रिकमेंडेशन दी, पहला तो ये था कि द लेजिस्लेटिव असेंबलीज टोटल स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम 83 टू 90। पहले तो ये था कि पहले स्ट्रेंथ आपकी 83 थी, अभी की डेट में हो गई है वो 90। अब रीजन के हिसाब से अगर देखें कि किस रीजन में कितनी बढ़ी, अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन की जो आज की स्ट्रेंथ है वो है 43, यानी पहले कितनी थी, पहले थी 37, यानी इसमें 6 बढ़ गई हैं। ओके, यानी पहले थी 37, अभी होगी 43, 6 बढ़ गया। जबकि कश्मीर डिवीजन में अभी की जो स्ट्रेंथ है वो 47 है, पहले थी 46, यानी कश्मीर में 1 सीट और जम्मू में 6 सीटें जो है वो बढ़ा दी गई डिलिमिटेशन कमीशन के बाद। उसके अलावा 24 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं किसके लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, नेक्स्ट चीज़, हाँ इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है इसको हेड कौन कर रहे थे, इसको हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो इस नाम को आप याद रखिए, बहुत बार एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन था उसको हेड कौन कर रहे थे, उसको हेड कर रहे थे रंजना प्रकाश देसाई। ओके, नेक्स्ट एक और इसमें रिकमेंडेशन थी लैंडमार्क रिजर्वेशन। तो पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार 9 सीटों को रिजर्व किया गया, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किया गया, और शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई, यानी 9 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और 7 शेड्यूल कास्ट्स के लिए। उसके अलावा रिकमेंडेशन फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, इसको लेके भी जो डिलिमिटेशन कमीशन है उन्होंने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी। जैसे कश्मीरी पेंडेंट्स, द कमीशन रिकमेंडेड नॉमिनेटिंग एटलीस्ट 2 मेंबर ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी। तो इसमें 2 मेंबर तो होने चाहिए भाई कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है, कौन से होने चाहिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के, लेकिन उसमें ज़रूरी है कि एक जो है वो वुमेन हो, औरत हो। ओके, किसमें उनको नॉमिनेट करना है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अगला, displaced person, it recommended that the center consider providing representation for displaced person from Pakistan occupied Jammu and Kashmir who migrated to Jammu। अब कुछ लोग जो तब
पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से कहाँ पे वो आ गए, वो जम्मू में आ गए, तो उनके लिए भी ये ऐसी रिकमेंडेशन की डिलिमिटेशन कमीशन ने कि कम से कम एक बंदा जो है उसका उनका भी होना चाहिए कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब जो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनको नॉमिनेट करेगा कौन? जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे वो नॉमिनेट करेंगे मेंबर्स को, किसको? कश्मीरी माइग्रेंट्स को लेके और जो डिस्प्लेस पर्सन्स को लेके। लेजिस्लेटिव पावर क्या होगी? दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स आर रिकमेंडेड टू हैव पावर सिमिलर टू दोज इन पुडुचेरी असेंबली। तो जो पावर पुडुचेरी असेंबली में मेंबर्स की है, नॉमिनेटेड मेंबर्स की है, सेम उनकी पावर भी वैसी ही होगी जो यहाँ पे नॉमिनेट किए जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए इसमें एक पार्लियामेंट्री सीट है जिसको रिड्रा किया गया, जिसको हम जिसमें जम्मू का भी कुछ हिस्सा है और कश्मीर का भी कुछ हिस्सा आया। ये कौन सी थी? अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीट बनी है ये आज की डेट में। तो इसमें क्या किया गया? द कमीशन मर्ज द अनंतनाग रीजन विद रजौरी एंड पुंछ डिस्ट्रिक्ट टू क्रिएट ए सिंगल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब ये जो पुंछ और रजौरी का हिस्सा था, पहले ये जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी सीट के साथ था, अभी इसको वहाँ से हटा के किसके साथ डाला गया है? अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ डाला गया। ये अलग से सीट बनाई गई, यानी ये ट्रांस बाउंड्री सीट बनी है जिसमें जम्मू का भी कुछ हिस्सा है, कश्मीर का भी कुछ हिस्सा है। अभी इस सीट को जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑनरेबल एमपी मियां अल्ताफ। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ? द 5 लोकसभा सीट इन यूटी हैव बीन redrawn so that each now contain only 18 असेंबली सीट्स। अब इनको कुछ ऐसे इन्होंने रिड्रॉ किया है कि एक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट है उस पर कितने एमएलएज आ रहे हैं? उस पर 18 एमएलएज आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितने एमपीज हो गए? 5 हो गए। तो 5 × 18 यानी 90। तो कोई स्ट्रेंथ ऐसी रखिए कि एक पार्लियामेंट की सीट पे कितनी ये आ रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें? एक पे 18 सीटें आ रही हैं। सो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, काफ़ी बार ये पूछते हैं। आगे उसके अलावा क्राइटेरिया रूल्स, तो जो ये डिलिमिटेशन कमीशन में कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया गया? वो 2011 का सेंसस जो है उसका यूज़ किया गया। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंसीज रिकन्फिगरेशन, बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जो या तो नई बनाई गई या उनको चेंज किया गया, उनका नाम बदला गया। जैसे हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में कौन सी बनाई गई है? जैसे हमारी नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है पाडर नागसनी वाली जो असेंबली सीट है, ये नई बनाई गई। इसी तरीके से बहुत सारी सीटें जो हैं वो बनाई गई। सो आई होप कि आपका जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को सुनने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने देखी कि ये एक्ट आने के बाद कौन कौन से बदलाव हुए, कौन कौन सी इसमें चेंजेस हुई। आई होप कि आपके मन में अब शायद कोई डाउट होगा कि जो हमने डिटेल में इसको पढ़ा। इसके अलावा हमने इस टॉपिक को लेके MCQs भी लाए हैं, तो पहले ज़रूर आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद आप MCQs जो हैं उनको देखिए, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।